नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम लोग सौर मंडल या ब्रह्मांड को कंप्लीट कवर करने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप वीडियो एग्जाम दे रहे हो या आर दे रहे हो, आर में तो काफ़ी मेन है, या यूपीपीएससी 2024 की तैयारी कर रहे हो, ये हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम दो या थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का एग्ज़ाम दो। तो हर टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किए हैं थ्योरी बेस में। पूरा वीडियो देखिएगा, काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं सौर मंडल। तो सौर मंडल में सबसे पहले हम लोग बेसिक क्लियर करते हैं, मतलब जो भी थ्योरी है इससे रिलेटेड वो कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा, सौर मंडल या ब्रह्मांड, तो इसमें कुछ थ्योरियां दी गई हैं, उनको पहले कवर करें। तो देखिएगा 140 एडी, 140 एडी में एक वैज्ञानिक आए, क्लॉडियस टॉल्मी, जिनका नाम था क्लॉडियस टॉल्मी। ये मिस्र यूनान के थे। इन्होंने पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत दिया। पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत मतलब क्या है? मतलब ये है कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ये सिद्धांत दिया, जो है पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य चक्कर लगा रहा है। चूंकि पृथ्वी केंद्र में है इसलिए पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत कहा गया। किसने दिया? क्लॉडियस टॉल्मी ने दिया। ठीक है। उसके बाद 1543 ईस्वी, 1543 ईस्वी में निकोलस कॉपरनिकस, पोलैंड के, ठीक है, पोलैंड के वैज्ञानिक निकोलस कॉपरनिकस, इन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत या सूर्य केंद्रित संकल्पना दी। मतलब क्या था? मतलब यह था कि सूर्य बीच में है और पृथ्वी चक्कर लगा रही है, जो कि सही है। तो ये वाला सही है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे हो सकता है पूछ ले कि पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था या सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखें तो एक वैज्ञानिक हुआ गैलीलियो, और गैलीलियो ने ही, आपको पता भी होगा, दूरबीन की खोज की। तो 1609 एडी हुआ ये कि टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले प्रथम वैज्ञानिक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो गैलीलियो थे। ठीक है। उसके बाद सन 1805, 1805 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए विलियम हर्शेल। तो विलियम हर्शेल ने बताया कि हमारा सौरमंडल एक गैलेक्सी का छोटा सा अंश है। ठीक है। ये बिल्कुल फैक्ट याद रखिएगा, थ्योरी बेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस वैज्ञानिक ने बताया था या किसका कथन था कि हमारा सौरमंडल एक गैलेक्सी का छोटा सा अंश है। तो विलियम हर्शेल ने। ठीक है, 1805 ईस्वी में। और याद रखिएगा कि अरुण ग्रह, जो अरुण ग्रह है, इसकी खोज किसने की? तो भी विलियम हर्शेल ने की। ठीक है। आगे देखें, 1925, 1925 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए, एडविल पॉवेल हब्बल। एडविल पॉवेल हब्बल अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, मतलब ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। ठीक है। तो ये इनकी संकल्पना थी कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, निरंतर विस्तार हो रहा है, चलता जा रहा है। किसने बताया? तो पॉवेल हब्बल ने। ठीक है। तो इतने सिद्धांत आपको याद रखने हैं। ये वही सिद्धांत जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, क्योंकि ये सिद्धांत तो कई सारे हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इतने ही आपको पढ़ने हैं। आगे देखें, अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत एक आया, बिग बैग थ्योरी। आपने पढ़ी होगी बिग बैग थ्योरी, या महाविस्फोटक सिद्धांत हिंदी में कहते हैं इसको। बिग बैग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटर। याद रखिएगा कि बिग बैग थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉर्ज लेमेंटर ने। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में लगभग 10 की घात 11 आकाश गंगाएं हैं। अब प्रत्येक आकाश गंगा, मतलब आकाश गंगा को गैलेक्सी कहते हैं, तो प्रत्येक गैलेक्सी में इतने ही संख्या में तारे हैं। याद रखिएगा क्या है कि ब्रह्मांड में लगभग 10 की घात 11 गैलेक्सी हैं या आकाश गंगाएं हैं, और इतनी ही संख्या में, प्रत्येक गैलेक्सी या आकाश गंगा में इतनी संख्या में तारे हैं। तो कुल तारे कितने हो गए? तो 10 की घात 11 गुणे 10 की घात 11 और 10 की घात 22 तारे हैं। ठीक है। ये आंकड़ा मैंने इस वजह से कराया क्योंकि यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बने हुए हैं। तो कुल तारे कितने हैं? 10 की घात 22 लगभग में। किसके अनुसार? बिग बैग थ्योरी के अनुसार। आगे देखें, अब कुछ जो वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं।
उनको कवर किया जाए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, देखते हैं। सबसे बड़ी गैलेक्सी या सबसे बड़ी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो लाइमन अल्फा ब्लॉक्स, याद रखिएगा, नाम जरूर याद रखिएगा, लाइमन अल्फा ब्लॉक्स। उसके बाद सौर मंडल में सबसे नज़दीकी आकाशगंगा, सबसे नज़दीकी कौन सी है? तो एंड्रोमीडा, याद रखिएगा, एंड्रोमीडा सबसे नज़दीकी आकाशगंगा। सौर मंडल का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, याद रखिएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और ये वीडियो एग्जाम जो होने जा रहा है, तो वीडियो 2018 में पूछा भी गया था कि सौर मंडल का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सीरियस या डॉग स्टार, ठीक है। और हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी में है? तो ये पूछा जाए तो मंदाकिनी या मिल्की वे, ये तो पता ही होगा, मंदाकिनी या मिल्की वे, ठीक है। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं सौर मंडल। तो देखिएगा सौर मंडल में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सौर मंडल में क्या क्या अंतर्गत आते हैं? तो देखिए सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, धूलकण और गैसें, ये सभी सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये डायग्राम आपको रटा होना चाहिए, ये डायग्राम देखिए। देखिए ये है सूर्य, ये है आपका सूर्य। सूर्य से लगे हुए जितने ग्रह क्रम अनुसार यहाँ पर लगे हुए हैं, देखिएगा पहले नंबर पे बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। कुल 8 ग्रह हैं, यही 8 ग्रह हैं, ठीक है, बिल्कुल क्रम से याद रखिएगा। सूर्य से होता हुआ सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये पहले के 4 ग्रह और अंतिम 4 ग्रह, इनके बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पेटी है। याद रखिएगा क्या है? क्षुद्र ग्रह की पेटी है, जो कि आंतरिक ग्रह को बाहरी ग्रह से अलग करने का काम करती है। कहने का अर्थ ये है कि सूर्य से लगा हुआ जो 4 ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है और शेष सभी ग्रह को बाहरी ग्रह कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है कि निम्न में से आंतरिक ग्रह कौन सा है या आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है, ठीक है। आंतरिक ग्रह बाहरी ग्रह को अलग करने का काम कौन करता है? तो क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, याद रखिएगा। तो अब एक एक करके इन ग्रहों के बारे में देखते हैं। तो देखिएगा आकार के अनुसार, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि स्थिति कैसी है, सूर्य के लगे हुए कौन कौन से ग्रह किस किस स्थिति में है। लेकिन अगर आकार के अनुसार देखा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह फिर उससे छोटा, तो देखिएगा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये आकार के अनुसार है, ठीक है, आकार के अनुसार है और ये स्थिति के अनुसार है। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। उसके बाद देखें तो सूर्य से हम लोग शुरू करते हैं। सूर्य, देखिएगा सूर्य हमारे सौर मंडल का जनक है, मतलब सौर मंडल का जनक है। सौर मंडल अगर सूर्य ना हो तो सब समाप्त हो जाएगा। तो सौर मंडल जो है, सॉरी सूर्य जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। ये थोड़ा सा ऊर्जा संसाधन का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोग पढ़िए इसको कि वैकल्पिक ऊर्जा। अब वैकल्पिक ऊर्जा क्या होती है, इसके लिए एक पूरे चैप्टर है जिसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो याद रखिएगा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। प्रकाश की गति, सूर्य प्रकाश की गति कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि सूर्य को जो ऊर्जा मिलती है तो उसका स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन, ठीक है। उसके बाद देखें तो सूर्य पर कौन कौन सी गैसें हैं? तो देखिएगा हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य। हाइड्रोजन 71 है, हीलियम 26 है और अन्य 3% है। लेकिन अगर पूछा जाए हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात कितना है, तो 3:1, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम का अनुपात कितना है? तो 3:1 है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सूर्य का सबसे चमकीला भाग। कई बार पूछा जा चुका है कि सूर्य के सबसे चमकीला भाग का नाम क्या है? तो प्रकाश मंडल, ठीक है। और सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो क्रोड या कोर। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सूर्य का सबसे बाहरी परत है उसको क्या कहते हैं? तो कोरोना। सूर्य की बाहरी परत का नाम क्या है या बाहरी परत को किस नाम से जानते हैं? तो कोरोना नाम से। उसके बाद सूर्य कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग ग्रह देखते हैं।
तो ग्रह कहते किसे हैं पहले तो देख देखिए, तो वे पिंड या वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ में परिक्रमण करते हैं ग्रह कहलाते हैं। और कुल ग्रह 8 हैं, मतलब ग्रह वही है कि जो सूर्य का चक्कर लगाए उसे हम ग्रह कहेंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि जितने भी ग्रह हैं उनमें से शुक्र और अरुण क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं और बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग बुध से शुरू करते हैं। बेसिक बेसिक जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वही हम लोग कवर कर रहे हैं, फालतू की बात नहीं करेंगे क्योंकि फालतू एग्जाम में पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो देखिएगा बुध, बुध को मरकरी कहते हैं। जितने भी ग्रह हैं उनका इंग्लिश वर्जन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई एग्जाम में जो हिंदी है उसमें भी मरकरी लिख के आया है इस प्रकार से, मरकरी, और इंग्लिश में इसी प्रकार से लिख के आया है, तो आपको इंग्लिश वर्जन भी याद होना चाहिए। तो बुध को मरकरी कहते हैं और सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे छोटा ग्रह है, अगर आकार में देखें तो सबसे छोटा है, और परिक्रमण काल 88 दिन का है जो सबसे कम है। जाहिर सी बात है सूर्य इधर है और सबसे नजदीक है तो जल्दी घूम जाएगा, जल्दी घूम जाएगा, वही जल्दी घूमेगा जो सबसे नजदीक होगा। ठीक है, तो बुध सबसे नजदीक है तो परिक्रमण काल भी सबसे कम है, 88 दिन का है। और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, तो बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। हालांकि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, केवल दो ही ऐसे ग्रह हैं। आगे देखें, शुक्र, तो बुध के बाद दूसरे नंबर पे शुक्र है, सूर्य से दूसरे स्थान पर स्थित है, सबसे गर्म ग्रह है। देखिएगा सूर्य जो शुक्र जो है सबसे गर्म है। अब यहाँ से कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सूर्य के सबसे नजदीक बुध है तो वो गर्म होना चाहिए, लेकिन गर्म सबसे ज्यादा शुक्र है, इसका कारण क्या है? तो देखिएगा कारण ये है क्योंकि इसके वायुमंडल में, मतलब शुक्र के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, इसी वजह से इस ग्रह में गर्मी ज्यादा है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहते हैं, पृथ्वी के सबसे नजदीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक, देखिए पृथ्वी इधर है और इधर इधर दो ग्रह हैं, कंफ्यूजन हो सकती है कौन पृथ्वी के नजदीक है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक जो है शुक्र है। और याद रखिएगा शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं, इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। और परिक्रमण काल 255 दिन का है। ठीक है, आगे देखें पृथ्वी, पृथ्वी को जलीय ग्रह और नीला ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, और पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोट है। ध्यान दीजिए यहाँ पर पृथ्वी का आकार अंडाकार गोलाकार नहीं है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीएससी लेवल का कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो जियोड आकार है। ठीक है, उबड़ खाबड़ आकार होता है कि ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ आकार होता है, पूरा गोल और अंडाकार नहीं होता है, उबड़ खाबड़ होता है। इसी ही जो भाग निकले होते हैं, कई सारे उबड़ खाबड़ भाग निकले होते हैं, तो इसी प्रकार की आकृति को जियोड कहते हैं। तो याद रखिएगा पृथ्वी का आकार जियोड है। अब पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अब पलायन वेग कितना होता है पृथ्वी का? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब अगर एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से हम लोग यात्रा करें तो पृथ्वी के कक्षी वेग से हम लोग कक्षा से आगे निकल जाएंगे, ब्रह्मांड में पहुंच जाएंगे। तो रॉकेट इसी वेग का प्रयोग करते हैं। आगे देखें मंगल, तो देखिएगा मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण। अब मंगल का घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र है, लेकिन पृथ्वी का घूर्णन काल किस ग्रह के बराबर है, किस ग्रह के समान है? तो मंगल के समान है, मतलब मंगल का घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर है लगभग में। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ओलंपस मेसी ज्वालामुखी, एक ज्वालामुखी है ओलंपस मेसी नाम का, मंगल पर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी है, कहाँ पर है? तो मंगल ग्रह पर है। और निक्स ओलंपिया, ध्यान दीजिए निक्स ओलंपिया पर्वत मंगल पर है। निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। दो चीजें फैक्ट हैं कि एक ज्वालामुखी ओलंपस मेसी और पर्वत श्रृंखला निक्स ओलंपिया, ये दोनों कहाँ हैं? मंगल पे हैं। ठीक है, अब मंगल के उपग्रह क्या हैं? तो फोबोस डिमोस, ये उपग्रह हैं, बार बार यही पूछे जाते हैं। बृहस्पति के बारे में देखते हैं, तो देखिएगा बृहस्पति जो है क्षुद्र ग्रह, यहाँ पे आप देखिए क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य परिक्रमण करते हैं।
जो मैंने आपको बताया कि आंतरिक ग्रह बाहरी ग्रह को अलग कौन करते हैं, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य परिक्रमण करते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में सबसे बड़ा है। अब परिक्रमण काल 12 वर्ष का होता है। ध्यान दीजिएगा, जब परिक्रमण काल 12 वर्ष का होता है, इसी अवधि के अनुसार बृहस्पति को ही ध्यान में रखते हुए महाकुंभ लगता है 12 वर्ष में। ठीक है, सबसे तीव्र घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति ही है। ठीक है, प्रमुख उपग्रह ज्ञानीमीड और यूरोपा। ज्ञानीमीड काफी फेमस है क्योंकि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ध्यान दीजिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ज्ञानीमीड है। आगे देखें, शनि। शनि, सैटर्न भी कहते हैं इसको। यह पीले रंग का है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। ध्यान दीजिए, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, शनि है। और इसके चारों ओर 7 वलय हैं। ये बिल्कुल संख्या याद रखिए, 7 वलय वाला ग्रह कौन सा है, शनि है। और प्रमुख उपग्रह कौन से हैं शनि के, तो टाइटन है, मीमांसा है और फोबे है। ये प्रमुख है, टाइटन, मीमांसा, फोबे। आगे देखते हैं अरुण। तो देखिएगा, अरुण की खोज शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा कि अरुण की खोज किसने की, तो विलियम हर्शेल ने की थी। इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, हरा ग्रह किसे कहते हैं, अरुण को। और इसके चारों ओर 5 वलय पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 7 वलय शनि में है, 5 वलय अरुण में है। ठीक है, और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो ये आंकड़े याद रखिएगा कि 7 वलय और 5 वलय, 7 वलय शनि में, 5 वलय अरुण में। उसके बाद देखें वरुण, नेपच्यून। तो इसकी खोज जॉन गैले द्वारा की गई। जॉन गैले ने वरुण की खोज की थी। सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह, मतलब जो भी सबसे लास्ट में है। अब जाहिर सी बात है, जो सबसे लास्ट में होगा वो देर में परिक्रमण करेगा, तो इसीलिए सबसे लंबा परिक्रमण काल वरुण का है। ठीक है, और सबसे ठंडा ग्रह है। जाहिर सी बात है, सूर्य के सबसे दूर है, तो सबसे ठंडा भी वही होगा। तो वरुण सबसे दूर भी है और सबसे ठंडा भी है। उसके बाद प्लूटो। प्लूटो कोई ग्रह नहीं है। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे जिसमें प्लूटो शामिल था, लेकिन प्लूटो को अब हटा दिया गया है। तो देखिएगा कि प्लूटो को यम या कुबेर भी कहते हैं। प्लूटो की खोज क्लाइमस थॉम्बॉक द्वारा की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU ने 2006 में इसे ग्रहों की श्रेणी से हटाया और बौना ग्रह घोषित कर दिया। ध्यान दीजिए, पहले प्लूटो 9 ग्रह थे तो प्लूटो शामिल था, लेकिन अब प्लूटो को हटा दिया गया 2006 में। उसके बाद उपग्रह देखते हैं। ग्रह हम लोगों ने पढ़ लिया, उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं। तो खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करे उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करे उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह चंद्रमा ही है, जो कि सबसे प्रसिद्ध उपग्रह है। उसी के बारे में देखते हैं। तो देखिएगा, सेलेनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। सेलेनोलॉजी, चंद्रमा की सतह पर उसके आंतरिक भाग का अध्ययन करना ही सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लिविनिट्स पर्वत पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, लिविनिट्स पर्वत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है। और चंद्रमा पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है, इससे क्वेश्चन बनता है। देखिएगा, जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं पड़ती हैं तो इस घटना को ब्लू मून कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है और यही पूछी जाती है आपसे बार बार। एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा पड़ती है तो उसी घटना को ब्लू मून कहते हैं। ठीक है, उसके बाद धूमकेतु या पुच्छल तारा। तो देखिएगा, ये धूल, बर्फ, हिमानी गैसों से निर्मित पिंड होते हैं। क्या, धूमकेतु या पुच्छल तारा। यह पिंड सूर्य से दूर अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं तथा सूर्य के चारों ओर एक अनियमित कक्षा में घूमते हैं। ठीक है, ये पुच्छल तारा, ये धूमकेतु की परिभाषा टाइप की है। अब ये है क्या, तो देखिएगा, एक है हेली पुच्छल तारा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। हेली पुच्छल तारा क्या है, तो प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। 1986 में दिखाई दे चुका है, अब 2062 में दिखाई देगा। ठीक है, तो इससे यही पूछा जाता है कि पुच्छल तारा कब दिखाई दिया था, तो 1986। अब कब दिखाई देगा, तो 76 वर्ष बाद 2062 में। इतना ही क्वेश्चन बनता है इससे। तो पूरा ब्रह्मांड आपका समाप्त होता है। इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो। इतना ही, बार बार पढ़िए, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, 2-3 बार देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दिया करें। दूसरी चीज, पृथ्वी की गतियां। अब पृथ्वी से संबंधित जो भी चीजें डेटा बचा हुआ है, ज्वार भाटा जैसे हो गया या अक्षांशीय देशांतरी, जो इस
ब्रह्मांड से रिलेटेड है उसको अलग सी वीडियो में हम लोग करा देंगे। बहुत जल्द वीडियो मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।